हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग इकोनॉमिक्स का दूसरा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम पीजीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग कॉफ़ी उत्पादन के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में कुल उत्पादन का जो है 71% लगभग यहाँ पे कॉफ़ी उत्पादन के कार्य के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो मूल्यों के गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य में क्या संबंध होता है? तो किन्हीं समंक मूल्यों की जो संख्याएं होती हैं दो हों, या तो उसके गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और समांतर माध्य जब होते हैं तो उनमें जो संबंध निकल कर आता है, यानी फार्मूला जो निकल के आता है वो प्राप्त होता है GM यानी गुणोत्तर माध्य बराबर √x यानी समांतर माध्य इंटू HM यानी हरात्मक माध्य। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चार संख्याओं 2x 16 32 का ज्यामितीय माध्य 8 हो तो x का मूल्य क्या होगा? ज्यामितीय माध्य हमको दिया है 8 और इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ 2 गुणे x गुणे 16 गुणे 32। ठीक है, तो ये घात इधर चले जाएगा तो 8 पे 4 घात हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा बराबर √। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 32 का गुणा करेंगे और 32 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1024। ठीक है, 1024 और गुणे x को हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4096/1024। ठीक है, जब इसको हम काटेंगे तो बचेगा आपका 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बस क्या करना है, उसका वर्गमूल निकाल करके सीधे रख देना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य जो है चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है क्योंकि यह वितरण के सभी पदों पर आधारित होता है। अगला है, अन्वेषण की विधि है। तो अन्वेषण की विधि है, जनगणना विधि भी है और नमूना या प्रतिदर्श विधि भी माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी दोनों जो है ये अन्वेषण विधि के अंतर्गत आते हैं। अगला है, तोरण वक्र, ओजाइक वक्र खींचा जाता है किसकी सहायता से? तो ये संचयी आवृत्ति वितरण की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यिका है एक स्थिति संबंधी औसत है। माध्यिका जो होती है ये स्थिति संबंधी औसत होती है। माध्यिका उस चर की स्थिति मान है जो वितरण को दो समान भागों में बांट देता है, इसीलिए उसको स्थिति संबंधी औसत के नाम से जानते हैं। अगला है, एक वंटन के अनुरूप की बेहतरी परखी जाती है। तो किसके अंतर्गत? तो ये काई स्क्वायर परीक्षण के द्वारा। ठीक है, किसी बंटन के गुडनेस ऑफ फिट यानी बेहतरी परखने के लिए, जांच के लिए जो है x स्क्वायर, ठीक है, यानी काई स्क्वायर यहाँ पे लिया है तो x स्क्वायर, इसको काई स्क्वायर टेस्ट का जो है प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर बराबर सिग्मा O माइनस ई का होल स्क्वायर अपान ई। ठीक है, तो जहाँ O क्या है, O जो है अवलोकित आवृत्ति है और E क्या है, प्रत्याशित आवृत्ति है। ठीक है, तो ये फार्मूला वो आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, वर्तमान समय में विनिर्माण क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश सीमा है। तो कितना है? तो ये है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, 2015 के अनुसार देखा जाए तो सूक्ष्म उपक्रम में जो है 50 लाख तक, लघु उपक्रम 50 लाख से अधिक किंतु 10 करोड़ तक। ठीक है, और मध्यम उपक्रम का निवेश जो है 10 करोड़ से अधिक किंतु 30 करोड़ से कम तक। क्या पूछा है? तो लघु पूछा है। ठीक है, तो लघु जो है ये लघु उपक्रम के लिए 50 लाख से अधिक किंतु 10 करोड़ तक। तो यहाँ पे 10 करोड़ तक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लघु के लिए हो गया। अगर मध्यम पूछेगा तो मध्यम के लिए जो है वो 10 करोड़ से 30 करोड़ के बीच।
और अगर सूक्ष्म पूछेगा तो सूक्ष्म जो है 50 लाख तक। तो तीनों को याद रखिएगा, सूक्ष्म हो गया, लघु हो गया, मध्यम के लिए ये हो गया, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगला है अनुचित व्यवहार किस में शामिल किया जाता है? तो ये MRTP एक्ट में, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निजी क्षेत्र में एक आधिकारिक शक्ति का जो है प्रतिबंधात्मक व्यवहार के अध्ययन के लिए सरकार के केसी दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक अधिकारी जांच आयोग का गठन किया गया था, ये 1964 में, ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1965 में दिया था। और जो एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार है, ये व्यवहार अधिनियम MRTP 1969 में पारित हुआ, जो जून 2017 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता है, पूछा है। नहीं, तो नाबार्ड जो है ये ऋण नहीं प्रदान करता है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो हुई थी वो 1998 में हुई थी, उसमें वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। और यह स्कीम जो है संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच की एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल थी, ठीक है। तो ये जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक ये ऋण देते हैं, लेकिन नाबार्ड इनको ऋण नहीं देता है। अगला है, भारत में कृषि पणियों में पण्य वायदा बाजार का नियामक कौन सा है? तो ये है अग्रसर बाजार आयोग, जिसको फॉरवर्ड मार्केट कमीशन कहते हैं, ठीक है। ये जो है अग्रसर बाजार आयोग जो है ये भारत में कृषि पणियों में पण्य वायदा बाजार का नियामक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 2015 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो ये है देसी बैंकर, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देसी बैंकर या महाजन जिसे कहते हैं, ग्रामीण साख का संस्थागत स्रोत नहीं है। ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोत में कौन कौन सा आता है? तो व्यापारिक बैंक आ जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आ जाता है, ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति आ जाती है, भूमि विकास आ जाता है। तो ये सभी जो है ग्रामीण साख के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन देसी बैंकर जो है ये इसमें नहीं आता है। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा का निर्धारण न्यूनतम औसत कैलोरीज के उपभोग के आधार पर जो है किया जाता है। तो किसके आधार पर? तो 2400 किलो कैलोरीज, ठीक है, प्रतिदिन। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये अल्पविकसित राष्ट्रों में पाई जाती है, ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी देखा जाए तो मुख्यतः अल्पविकसित देशों में पाई जाती है, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण जो है अदृश्य बेरोजगारी अल्पविकसित देशों की विशेषता बनती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो ये उपभोग, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपभोग जो है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो उपभोग जो है राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। अगला है, हाल ही में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए आधार वर्ष को निम्न के अनुसार परिवर्तित किया गया है। तो किसके अनुसार परिवर्तित किया गया है? तो ये 2011-12 में, ठीक है। आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है इसने राष्ट्रीय गणना की नई श्रृंखला जारी की है, और इस नई श्रृंखला में जो है 2 महत्वपूर्ण बदलाव दिया गया है। आधार वर्ष एक तो 2004-5 माना गया था और एक 2011-12, और इसमें संशोधित भी किया गया है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है, BKRV राव संबंधित हैं। तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ठीक है। BKRV राव का संबंध जो है राष्ट्रीय आय की गणना से है। 1949 में जो है राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस तथा प्रोफेसर DRD गाडगिल, और डॉक्टर VKRC राव इसके सदस्य थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वैयक्तिक आय निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? वैयक्तिक आय किसके बराबर होती है? तो राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान माइनस अवतरित लाभ और माइनस निगम कर, इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है। तो ये कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या वाले देशों में, ठीक है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का उद्देश्य होता है किसी देश की आदर्श जनसंख्या का स्पष्टीकरण करना, और अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय उस जनसंख्या से है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो। इस प्रकार यह सिद्धांत जो है जनाधिक्य तथा जनसंख्या कमी की व्याख्या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की कमी तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की वृद्धि के आधार पर जो है किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोध है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका सिंगर का, ठीक है। इनका पूरा नाम था H.W. सिंगर। इन्होंने कहा था कि जनसंख्या का बढ़ना आर्थिक विकास में अवरोध है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में से सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या है? तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। जनगणना 2011 अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या मानी गई है। अगला है, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वर्ष 2016 में अगर देखा जाए, 2016 के अनुसार तो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाले राज्य था गोवा, पहले स्थान पे था, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पे था आपका केरल, ये दूसरे स्थान पे था। तीसरे स्थान पे था आपका मणिपुर, और चौथे स्थान पे था आपका कौन? नागालैंड। तो यहाँ पे सबसे कम है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा। अगला क्वेश्चन है, यजवर्थ बॉक्स मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के साम्य को दर्शाने वाली शर्त क्या होती है? तो वो होती है MRSA = MRSB, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये फार्मूला किसने दिया था? तो ये फार्मूला दिया था पेरेटो ने, ठीक है। इसको जो है एजवर्थ बाउले बॉक्स या डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक अर्थव्यवस्था के कोर में निम्न अंतर्निहित है। तो एक अर्थव्यवस्था के कोर में क्या अंतर्निहित होता है? तो सभी संभाव्य आवंटन जो है इसमें निहित होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गत वस्तु मिश्रण की संरचना में पेरेटो की सीमांत दशा के लिए आवश्यक है। तो ये आवश्यक है MRTP(xy) = MRSA(xy) = MRSB(xy), ऐसा बढ़ता चला जाएगा। MRSC/xy ऐसा बढ़ता इनका चला जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है, ये फार्मूला जो है, ये प्रोफेसर बी पेरेटो ने अपनी कल्याणवादी सिद्धांत में इसको दिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला है, हेराल्ड मॉडल में बचत फलन का सही स्वरूप है। बचत फलन का सही स्वरूप कौन सा है? तो ST/= BYT, ठीक है। तो YT क्या है? प्राप्त आय है, और यस क्या है? अनुपात है, और टी क्या है? समय है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, राल्फ प्रेबिस का तर्क जिस पर व्यापार चक्रों के प्रभाव से संबंधित है। तो यह व्यापार की शर्तों से, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राल्फ प्रेबिस ने जो है व्यापार की शर्तों पर व्यापार चक्रों का प्रभाव जो है संबंधित किया था, और उन्होंने दो भागों में इसको बांटा था। एक पहला तो परिधीय देश के लिए और दूसरा केंद्रीय देश के लिए, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास की कालीन क्लार्क क्रम को तोड़कर भारत में किस क्षेत्र का विकास हुआ? तो सेवा क्षेत्र का विकास हुआ था, ठीक है। कालीन क्लार्क ने 3 व्यावसायिक चरणों के माध्यम से जो है आर्थिक विकास का अवलोकन किया था। उसमें जो है सेवा क्षेत्र जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसका रहा, और इसका विकास भी ज़्यादा हुआ। अगला है, इनमें से कौन अंतर्जातीय समृद्धि से संबंधित नहीं है? तो ये रॉबर्ट सोलो, ठीक है। रॉबर्ट सोलो जो है अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अंतर्जात या इसको नौ आर्थिक समृद्धि
सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अंतर्जात समृद्धि सिद्धांत को जो है नौ आर्थिक समृद्धि सिद्धांत कहते हैं और इसका प्रतिपादन जो है पाल रोमर ने किया था और ये जो था रॉबर्ट लुकास और रिबेलो ये इसके सहयोगी थे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सोलो के उत्पादन फलन को विशिष्ट रूप में किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये Q बराबर AT इंटू FKL। ठीक है, तो जहाँ Q क्या है ये उत्पादन है, AT क्या है ये किसी दिए हुए समय में तकनीकी है और K क्या है ये पूंजी है, L क्या है ये श्रम है। ठीक है, तो ये जो है सोलो के उत्पादन फलन की विशिष्ट व्याख्या करता है, उसका ये महत्वपूर्ण फार्मूला माना जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री से संबंधित है। तो यह गार्डनर एक्सले से। ठीक है, गार्डनर एक्सले ने जो है मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने द्विक्षेत्रीय विकास समृद्धि मॉडल को विकसित किया। तो ये था W.A. लेविस। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आर्थर लेविस इनका पूरा नाम था और इन्होंने जो है द्विक्षेत्रीय विकास समृद्धि मॉडल को विकसित किया था और इसको दो भागों में बांटा था। पहला था पूंजीवादी या औद्योगिक क्षेत्र और दूसरा था जीवन निर्वाह या कृषि का क्षेत्र। अगला है UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व में भारत का स्थान तो 130वां था। ठीक है, और 2020 में भारत को जो है 189। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 2020 का ये आंकड़ा है 189 और 2018 में 130वां था। 189 देशों में 131वां है, सॉरी इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। ठीक है, 189 देशों में इसको निकाला जाता है, तो इसमें जो है 131वां भारत का स्थान है 2020 में और 18 में जो है 130वां था। अगला है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो 1991 में। ठीक है, 24 जुलाई 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक उदारीकरण तथा बाजार पर आधारित आर्थिक विकास के एक नई चरण की शुरुआत हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अप्रैल 1999 में जवाहर रोजगार योजना का नया नाम है, तो उसका नया नाम क्या है। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत जो हुई थी 1990 में हुई थी। ठीक है, और इसे जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और खेतिहर मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम का जो है विलय कर दिया गया था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुँचेगा, क्या कहलाती है। तो ये ट्रिकल डाउन प्रभाव कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। यह धारणा कि आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचेगा, ट्रिकल डाउन प्रभाव ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1980 में। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था 2015 में। ठीक है, और काम के लिए अनाज कार्यक्रम इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुआ था 2001 में। और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इसकी शुरुआत हुई थी कब, 1983 में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना देती है कितने किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह। तो ये देती है 35 किलोग्राम BPL परिवारों में गरीबतम को। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी और प्रत्येक गरीब परिवार को जो है 35 किलोग्राम अनाज देती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता व्यक्त करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को जो है व्यक्त करता है। ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन सा पीत पेटिका राज्य सहायता नहीं है? तो ये सरकारी कीट नियंत्रण और प्रबंधन लागत, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्विस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट KOF वैश्वीकरण सूचकांक तैयार करते समय ध्यान नहीं रखता है, तो किसका ध्यान नहीं रखता है? तो ये धार्मिक आयामों का ध्यान नहीं रखता है। यहाँ पे सही से देख लीजिए आप लोग, ये धार्मिक आयामों का जो है ध्यान नहीं रखता है। स्विस इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूट है KOF वैश्वीकरण सूचकांक तैयार करते समय आर्थिक आयामों का ध्यान रखता है, सामाजिक आयामों का ध्यान रखता है और राजनैतिक आयामों का ध्यान रखता है। ये धार्मिक आयामों का ध्यान ये नहीं रखता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो ये है मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा शुल्क संघ, उभयनिष्ठ बाजार और आर्थिक संघ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक समायोजन सुविधा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो ये कराई जाती है IMF के द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सेवाओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर क्या कहलाता है? तो उसके बीच अंतर जो है वो चालू खाते का शेष कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। सेवाओं में निर्यात और आयात के बीच जो है अंतर जो होता है वो चालू खातों का शेष कहलाता है। और देश के चालू लेखों में वे सब लेन देन आते हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के व्यापार तथा एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? तो ये सभी सत्य हैं। भुगतान संतुलन में घाटा राष्ट्र में मुद्रा आपूर्ति के अधिक के परिणाम स्वरूप होता है। भुगतान संतुलन अतिरिक्त मुद्रा की अतिरिक्त मांग से होता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन दीर्घकाल में स्वतः ठीक हो जाता है। तो ये सभी जो है मौद्रिक उपागम से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, अवमूल्यन की सफलता ही आवश्यक शर्त है। तो निर्यात आयात की लोच इकाई से अधिक हो, अन्य देशों द्वारा प्रतिकार न किया जाए, निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन की उपलब्धता। तो ये सभी जो है अवमूल्यन की सफलता हेतु आवश्यक माने जाते हैं। अगला है, विनिमय नियंत्रण प्रणाली की विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये सभी हैं। इनमें विदेशी विनिमय मार्केट पर जो है सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। केंद्रीय बैंक जो होते हैं वो सरकारी विनिमय दर निश्चित करता है। आयातों को दी जाने वाली करेंसी का नियमन होता है। तो इसमें जो है विनिमय नियंत्रण प्रणाली में सभी इसमें लागू होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजार के सभी भागों में विनिमय दर को किसके द्वारा एक समान रखा जाता है? तो विनिमय विभाजन के द्वारा एक समान रखा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा विनिमय के टकसाल समता सिद्धांत का तात्पर्य किस तंत्र से है? तो ये नियत विनिमय दरों के तंत्र से है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो मुद्रा विनिमय होता है उसमें टकसाल समता का सिद्धांत है, उसका मान तात्पर्य ये है कि नियत विनिमय दरों में तंत्र का पाना आवश्यक है और इसमें जो है सोना चांदी पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही जाएगा। अगला है, विनिमय दर विभिन्न देश क्षेत्रों देशों के मध्य समान होने को अभिमुख होती हैं, इसका कारण क्या है? तो अंतरपणन इसका कारण है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार की शर्तें निर्दिष्ट करती हैं। तो निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच अनुपात को जो है निर्दिष्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब दो देश और दो वस्तुएं हों तो एक देश की व्यापार की शर्तों से अभिप्राय उसकी वस्तुओं की निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच की अनुपात से होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैक्सर-ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत की निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो दो राष्ट्रों के साधनों के एंडाउमेंट में अंतर होना, ये इसकी मान्यता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो मान्यताएं हैं, दो राष्ट्रों के उत्पाद में विविधीकृत होना, ये सही है। उत्पादन फलनों के समरूप होना, ये भी सही है। वस्तुओं की कीमतों से साधनों की कीमतों का निर्धारण होना, ये भी आपका सही है। क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें और भी हैं, विशिष्टीकरण अपूर्ण होना,
परिवहन लगाते नहीं हैं, दोनों देश के बीच स्वतंत्र व्यापार, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो सूची दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो आगत निर्गत विश्लेषण किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है डब्ल्यू लियोनटीफ के द्वारा, ठीक है। और व्यापार की शर्तें ये किसके द्वारा है? तो जीएस डोरेंस के द्वारा, ठीक है। और क्रय की शक्ति समता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था गुस्टाव कैसल ने। और तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि ये दिया था अमर्त्य सेन ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी नंबर कोट आपका इसमें सही हो जाएगा। इस चारों को आप लोग अच्छे से एक दो बार देख लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने व्यापार को समृद्धि का उपकरण हैंडमेडन कहा? तो ये कहा था इरविंग वी क्रेविस ने, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी है। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो मार्शल एजवर्थ ने, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है, हेक्सर ऑल इन मॉडल द्वारा किस प्रकार के व्यापार का वर्णन नहीं किया गया है? तो इसमें कोई सही नहीं है, क्योंकि हेक्सर ऑल का सिद्धांत, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत कहा जाता है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है दो देशों के बीच व्यापार वस्तुओं की लागतों में सापेक्षिक अंतर के कारण होता है, तथा यह अंतर जो है दो कारणों से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपका कोई सही नहीं होगा। इसमें पहला कारण जो बताया गया है, पहला कारण यह है कि उत्पत्ति के साधनों की कीमत में सापेक्षिक अंतर होता है, ठीक है। और दूसरा दिया है कि यह विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता से भी सापेक्षिक भिन्नता पाई जाती है। तो इनमें आपका कोई सही नहीं है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लियोनटीफ विरोधाभास बताता है। तो लियोनटीफ विरोधाभास जो है ये यूएसए की निर्यात श्रम गहन और आयात पूंजी गहन है, उसको क्या कहते हैं? लियोनटीफ विरोधाभास कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है पूछा है। तो केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं होता है? तो साख का सृजन करना ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न बैंकों में कौन सा बैंक सबसे पुराना है? तो इलाहाबाद बैंक, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बैंकों में इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना है। इसकी स्थापना जो है 1865 में हुई थी, और वर्तमान समय में इसको इंडियन बैंक कर दिया गया है, ठीक है। वर्तमान में इसको इंडियन बैंक के नाम से जाना जाने लगा है। तो इसको भी याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निबल साख में वृद्धि दर्शाता है। तो मौद्रिकृत घाटा को दर्शाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, असंबंधित को बाहर कीजिए। किससे? तो त्वरित मुद्रा दर से, ठीक है। बैंक दर जो है, नगद कोषानुपात तथा वैधानिक तरलता अनुपात, ये तीनों मुद्रा जो है आपूर्ति को नियंत्रित करने में जो है उपकरण है। जबकि जो त्वरित मुद्रा दर है वह दर है जिस पर मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक में लघु अवधि से ऋण लेकर जो है व्यापारिक बैंक अपने कोष अनुपातों में आई विसंगतियों को दूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत के बैंकों को उनके जोखिमपूर्ण संपत्तियों और पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात अनुरक्षित करना, जिसे कहते हैं। तो उसे पूंजी से जोखिम भारतीय पर्याप्तता अनुपात कहते हैं, जिसे CRAR कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मुद्रास्फीति को नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ एनफ्लाइमेंट नीरू जिसको कहते हैं के नीचे बलात् ले जाने के प्रयास से ऐसी स्थिति होगी। तो इस स्थिति में जो है रोजगार या उत्पादन में बिना किसी परिवर्तन के मुद्रास्फीति का त्वरण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य किस अवधि के लिए 4% रखा है? तो 16 से 21 तक,
ठीक है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है 5 अगस्त 2016 से लेकर के जो है 31 मार्च 2021 तक के अवधि के लिए 4% रखा था। अगला है स्फीतिक अंतराल की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो जेएम किन्स ने किया था। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और जेएम किन्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी, हाउ टू पे फॉर वार। ठीक है, हाउ टू पे फॉर वार, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। उसमें जो है स्फीतिक अंतराल की अवधारणा को दिया था। अगला है ग्रेसम नियम संबंधित है। तो ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? तो ये मुद्रा पूर्ति से संबंधित है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों पर आधारित है? तो ये मुद्रा का परिणाम सिद्धांत से आधारित है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं का पीछा करती है। यह कथन मुद्रा का परिणाम का सिद्धांत पर विचारों पर आधारित है। और मुद्रा परिणाम सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम जो है 1867 में क्लांट विक्सेल ने दिया था। ठीक है, क्लांट विक्सेल ने दिया था मुद्रा परिणाम का सिद्धांत 1867 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मुद्रा को तटस्थ कहा जाता है यदि यह अर्थव्यवस्था के वास्तविक चरों को प्रभावित न करे तो मुद्रा को तटस्थ कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोट का सही उत्तर इसमें चुनना है। तो एक स्थिति जब लोग सोचते हैं कि वे मुद्रास्फीति के समय अमीर हो रहे हैं, मुद्रा भ्रम कहलाती है। बिल्कुल सही है। यह माना जाता है कि मुद्रा भ्रम का निम्नतर स्तर अर्थव्यवस्था को गति देने में लाभदायक है। ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठ मुद्रा है। तो प्रतिष्ठ मुद्रा जो है ये आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वो मुद्रा जिसके पीछे कोई कोष नहीं है प्रतिष्ठ मुद्रा कहलाती है। और प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकार के आदेश के कारण प्रचलित होती है। ठीक है, तो प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा और प्रतिष्ठ मुद्रा में ये अंतर होता है। ठीक है, तो जो प्रतिष्ठ मुद्रा होती है वो आंतरिक मूल्यहीन मुद्रा होती है। अगला है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की निम्न भूमिका पर केंद्रित किया। तो ये विनिमय के माध्यम पर केंद्रित किया। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रा गुणक किसके बीच का अनुपात है? तो मुद्रा गुणक जो है ये m3/m1 के बीच का अनुपात माना जाता है। ठीक है, m3 क्या है? विस्तृत मुद्रा है। और m1 क्या है? ये आरक्षित मुद्रा है। और इसके बीच का जो अनुपात होता है वो मुद्रा गुणक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं ये 1 नहीं होगा, ये 0 होगा। ठीक है, m3/m0 होगा। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 14वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित में से किस रूप में निधियों की सिफारिश की थी? तो ये राज्य को केंद्रीय सहायता CSS के रूप में सहायता की थी, सिफारिश की थी। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 जो है इसके अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। और 14वें वित्त आयोग का गठन जो है 2 जनवरी 2013 को हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे उस समय और उन्होंने YD रेड्डी की अध्यक्षता में किया था। और 14वें वित्त आयोग में एक सिफारिश की गई थी लंबी अंतरण का, राज्यों के बीच क्षेत्रीय बंटवारा का, जननांकी परिवर्तन का, वन क्षेत्र का। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजी कर क्या कहलाता है? तो ये उत्तराधिकार कर है। ठीक है, मृत्यु कर के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, अस्थि कर और उत्तराधिकार कर। तो ये मृत्यु कर के अंतर्गत आता है। यानी सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजी कर क्या होता है? उत्तराधिकार कर कहलाता है। अगला है कर देने के भार के वितरण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कर का प्रभाव कहते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयातित पनीर की प्रति इकाई पर 20 रुपये का कर किसका उदाहरण है? तो विशिष्ट प्रशुल्क का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट प्रशुल्क बराबर होता है उत्पादन की मात्रा या वजन के आधार पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रशुल्क कहते हैं।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर आय नहीं है? तो ये लाइसेंस जो शुल्क है ये आय नहीं है, ठीक है। आयकर, विक्रय तथा उत्पाद शुल्क जो है ये कर आय है, जबकि लाइसेंस कर आय नहीं है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सिद्धांत का अनुप्रयोग करने से करारोपण में सर्वाधिक समता प्राप्त की जा सकती है? तो समान आनुपातिक त्याग, ठीक है, समान आनुपातिक त्याग सिद्धांत का अनुप्रयोग करने से जो है करारोपण में सर्वाधिक समता प्राप्त की जा सकती है। अगला है करारोपण में प्रसारण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैन्सफील्ड तथा कर्नाड के द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेफर वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? तो ये कर की दर तथा कर आय के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, ठीक है, लेफर वक्र। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है? तो शुद्ध घरेलू पूंजी की प्राप्तियों के द्वारा, शुद्ध विदेशी पूंजी की प्राप्तियों के द्वारा, केंद्रीय बैंक के शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर, तो ये सभी के द्वारा जो है की जा सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस अर्थशास्त्री ने राजकोषीय नीति पर बल दिया था? तो ये जे.एम. कीन्स ने, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये जे.एम. कीन्स ने जो है राजकोषीय नीति पर जो है बल दिया था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है वर्तमान समय में खुदरा बाजार में एफडीआई के लिए अनुमत इक्विटी निवेश की सीमा क्या है? तो ये 100% है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1987-88 में, ठीक है। भारत में शून्य बजट जो है 87-88 में अपनाया गया था। और शून्य आधार बजट को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो पीटर पायर को, ठीक है। पीटर पायर ने जो है शून्य आधारित बजट का शुरुआत किया था। अगला है इनमें से कौन मेरिट गुड नहीं है? मेरिट गुड नहीं है पूछा है। तो कृषि उत्पाद जो है ये मेरिट गुड नहीं है, ये मेरिट वस्तु नहीं है, या मेरिट गुड या मेरिट वस्तु कहते हैं। और शेष अन्य जो है डाक सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं हो गई, जो रेलवेज हो गया, ये सभी मेरिट वस्तुएं मानी जाती हैं। अगला है सार्वजनिक व्यय के किस सिद्धांत को सत्ता में बने रहने का सिद्धांत कहा जाता है? तो ये मतपेटी सिद्धांत को, ठीक है, मतपेटी सिद्धांत को जो है सत्ता में बने रहने का सिद्धांत कहा जाता है। अगला है वाइजमैन और पिकाक परिकल्पना का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? तो ये कराधान प्रभाव, ठीक है। प्रोफेसर वाइजैक पिकाक परिकल्पना जो है ये सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति के संबंध में वाइजमैन पिकाक परिकल्पना वैगनर परिकल्पना को स्वीकार नहीं करती है। और वैगनर जो है ये राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में सर्वाधिक व्यय की दीर्घकालिक वृद्धि से संबंधित थे, जबकि पिकाक तथा वाइजमैन जो है मूलतः सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के स्वरूप तथा ढांचे के परिवर्तन के विश्लेषण से संबंधित थे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख लाभ है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो लाभ है वो सभी है, विशिष्टीकरण है, उच्च जीवन स्तर है, आर्थिक विकास की तीव्र गति है, ठीक है, और उत्पादन भिन्नता की लाभ है, बाजार क्षेत्र में विस्तार है, श्रम का विभाजन है, ये सभी इसके लाभ माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है आई.एस. वक्र का ढाल होता है। तो आई.एस. वक्र का ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला है कालावधि अनुसार निवल निवेश व्यय की दर निम्नलिखित की अधोमुखी ढलान की प्रवणता पर निर्भर करती है। तो ये निवेश अनुसूची की सीमांत क्षमता पर जो है निर्भर करती है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला है उपभोग एवं बचत फलन निम्नवत दिए गए हैं। इसमें C बराबर 100 प्लस 0.2y, S बराबर 100 प्लस 0.8y। निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो निवेश गुणक का मान निकालने के लिए ये फार्मूला है K बराबर 1/1 माइनस MPC, जहाँ K क्या है? गुणांक है, और MPC क्या है? उपभोग सीमांत की प्रवृत्ति है।
तो क्या क्या दिया है 1 - 1 और ये मान दिया है हमको कितना है तो 0.2 दिया है, ठीक है। और इसके बराबर कितना है 1/0.8 है। तो कितना मान हो जाएगा जब हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे तो 10/8 हो जाएगा, यानी जब हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निवेश गुणांक का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुणांक का मान हमेशा 1 होता है निम्न में से किस स्थिति में। तो संतुलित बजट गुणक में जो है गुणक का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि आय में 5,000 करोड़ की वृद्धि से जो है बचत में रुपये 500 करोड़ की वृद्धि हो जाए तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कितनी हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है तो MPC इक्वल टू क्या हो जाएगा ΔC/ΔY। अब इसी को हम कर देंगे चूँकि ΔY बराबर दिया है, ΔY बराबर हो जाएगा आपका ΔC + ΔS, ठीक है। और ΔC इक्वल टू जो हो जाएगा ΔY - ΔS। अब इसमें मान रखने पर क्या हो जाएगा तो ΔC का मान हमको दिया ही है 5,000, ठीक है, माइनस और ΔS का मान, तो ΔS का मान जो है 500 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा, ठीक है। तो या MPC बराबर कितना हो जाएगा ΔC/ΔY, तो हो जाएगा आपका 4500। हमारा ΔC का मान आया है और ΔY का मान दिया है कितना 5,000। तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 करोड़ अथवा 90% कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा परसेंट में दिया है तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है ISLM विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। तो वृद्धि का परिणाम जो होगा वो LM वक्र की दाईं ओर खिसकना, ठीक है। LM वक्र का दाईं ओर खिसकना ये आपका मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम माना जाएगा, ठीक है। इसका वक्र जो होता है आप देख सकते हैं, इसका वक्र इस तरह से जो है होता है, डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे इसको जब हम मिलाएंगे तो ये यल का मान जो है हमेशा खिसकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, LM का वक्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वक्र जो है हमेशा दाईं की ओर खिसकता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्पादन और रोजगार निर्धारण का क्लासिकल विश्लेषण कहलाता है तो वो स्थैतिक विश्लेषण कहलाता है। उत्पादन और रोजगार निर्धारण का जो क्लासिकल विश्लेषण होता है वो स्थैतिक विश्लेषण होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है रोजगार के क्लासिकीय सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये बचत को रिसाव मानता है, यही आपका सही नहीं है, ठीक है। रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत यह कहता है कि यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र को स्वतंत्र मान लिया जाए तथा अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो तो अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। तो ये रिसाव नहीं मानता है। तो यहाँ पे आपका पहला ही सही नहीं होगा, बाकी ये तीनों सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कीन्स के मुद्रा मार्ग सिद्धांत में अनोखा क्रांतिकारी तत्व है। तो सट्टा उद्देश्य से की जाने वाली मांग जो है ये अनोखा क्रांतिकारी तत्व माना जाता है कीन्स की मुद्रा सिद्धांत में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है तरलता चलनिधि पास तरलता वरीयता वक्र का वह अंश है जहाँ लोग ब्याज दर बहुत कम होने के कारण धन को अपने पास निष्क्रिय रूप में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तरलता पास या जाल तरलता वरीयता वक्र वह अंश है जहाँ लोग ब्याज दर बहुत कम होने के कारण धन को अपने पास निष्क्रिय रूप से रखते हैं। अगला है शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंध है। तो ये लाभ के सिद्धांत से, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द संभाव्य आश्चर्य या विस्मय सिद्धांत का संबंध जो है लाभ से है, जिसका प्रतिपादन जो है शाकिल ने किया था। लाभ सिद्धांत किसने दिया था, शाकिल ने दिया था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है। तो ये काम के लिए प्रस्तावित मजदूरी को, काम तथा आराम के बीच संयोग को, प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम को जो है ये व्यक्त करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है यूलर के प्रमेय का संबंध किससे है? तो यूलर के प्रमेय का संबंध जो है ये वितरण से है। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये हो, सीमांत आय जो है 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत की सापेक्ष की मांग लोच होगी। तो मांग की लोच बराबर क्या होता है? AR अपान AR माइनस EMR। ठीक है, तो AR बराबर कितना दिया है? 50 दिया है, बटे 50 माइनस फिर कितना है? 40 दिया है। ठीक है, चूँकि AR बराबर क्या होता है? P, यानी सीमांत आय होता है। तो इसको अब काट दीजिए, 50 बटे कितना हो जाएगा? 50 बटे 10 हो जाएगा, यानी 10 पचे 50, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त है? तो शर्त होती है सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से संतुलन बिंदु पर जब काटता है तो क्या कहलाता है? तो संतुलन के लिए पर्याप्त प्रतियोगिता फर्म माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बाजार स्थिति में किसी उद्योग विशेष में प्रतिष्ठान अपने संयुक्त मुनाफों को अधिकतम करने और बाजार को साझा करने के प्रयोजन से एक साथ एक अकेली इकाई के रूप में जोड़ने का निर्णय लेते हैं? तो ये है आपका अल्पाधिकार के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्व्याधिकार विशेष दशा है। तो ये अल्पाधिकार का विशेष दशा माना जाता है। ठीक है, द्वाधिकार विशेष दशा क्यों है? ये क्योंकि ये अल्पाधिकार का विशेष दशा माना जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किसी उद्योग का विशेष प्रतिष्ठान और संयुक्त मुनाफे को अधिकतम करने का बाजार, यहाँ पे क्या हो गया? द्वाधिकार हो गया, और यही द्वाधिकार क्या होता है? अल्पाधिकार हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से दोनों को आप लोग रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कृषि। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। एक फर्म द्वारा श्रम को भाड़े में रखने की लागत क्या कहलाती है? तो वो सुस्पष्ट लागत कहलाती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक फर्म द्वारा जो है श्रम को भाड़े में रखने की लागत सुस्पष्ट लागत कहलाती है। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। अगला है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है? तो ये दीर्घ काल में लागू होता है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है एजवर्थ उत्पादन बक्से में एकमात्र संभव साम्यावस्था स्थितियाँ वहाँ होती हैं जहाँ समूह उत्पाद एक दूसरे की स्पर्श रेखा होते हैं। ठीक है, जहाँ समूह उत्पाद स्पर्श रेखा एक दूसरे के स्पर्श रेखा होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब ऐसी स्थिति बनती है स्पर्श रेखा एक दूसरे के समीप होते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वहाँ पे जो है एकमात्र संभव साम्यावस्था की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता अधिशेष किसके बीच का अंतर होता है? तो उपभोक्ता अधिशेष जो है ये वह मूल्य जो उपभोक्ता चुकाना चाहता है और वह मूल्य जो वह वास्तव में चुकाता है उसके बीच का अंतर होता है। वह मूल्य जो उपभोक्ता तो चुकाना चाहता है और वह मूल्य जो वह वास्तव में चुकाता है, जो चुकाना चाहता है, जो चुका चुका है, वो दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। अगला है अधिकतम विक्रय सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था? तो ये किया था बामल। ठीक है, अधिकतम विक्रय सिद्धांत का प्रतिपादक जो है बामल था। अगला है जब कोई उपभोक्ता साम्यावस्था में है तो EMR XY 2.5 होता है। अगर वस्तु Y का मूल्य जो है 16 है तो वस्तु X का मूल्य क्या होगा? तो इसका फार्मूला क्या है? MR XY बराबर क्या होता है?
पी एक्स अपान पी वाई, ठीक है। और प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, ये हमारा एक्स वाई का मान दिया है आपका 0.2 दिया है, और पी वाई का मान कितना दिया है 16 दिया है, ठीक है। तो अब इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पे 2.5 रख देंगे, 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एक्स अपान पी वाई, पी एक्स अपान पी वाई हो जाएगा। तो पी एक्स का मान निकालना है, तो पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 2.5 इंटू पी वाई का मान दिया है 16, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 40, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि उपभोक्ता का उपयोगिता फलन u बराबर Q1 Q2, P1 बराबर 1, P2 बराबर 2, y बराबर 100, तो Q1 Q2 की मार्क क्या होगी। तो उपभोक्ता का फलन दिया है हमको u बराबर Q1 Q2, ठीक है। P1 का मान दिया है 1, P2 का मान दिया है 2, y का मान दिया है 100। तो यहाँ कर सकते हैं y बराबर P1 Q1 प्लस P2 Q2, ऐसे डैश डैश करता चला जाएगा। तो यहाँ पे y का मान दे दिया है 100, 1 इंटू Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू Q1 प्लस 2 Q2, इस तरह से चला जाएगा। अब 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 50 प्लस 2 गुणे 25, बाकी होता चला जाएगा। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 और 25 होगा, ठीक है। Q1 का मान 50 होगा और Q2 का मान 25 होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क की आड़ी लोच की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो ये हिक्स ने किया था, ठीक है। मार्क की आड़ी लोच की अवधारणा हिक्स ने प्रतिपादित किया था। अगला है, यदि मार्क की लोच डेल्टा एक्स अपान एक्स बटे डेल्टा पी अपान पी तथा डेल्टा पी अपान पी बराबर 0 हो तो मार्क की लोच क्या होगी। तो मार्क की लोच जो होगी वो अनंत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेल्टा पी अपान पी बराबर 0 दे दिया है। तो डेल्टा एक्स अपान एक्स अगर पी का मान 0 रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, मार्क की लोच हमेशा अनंत हो जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, आयताकार परिवलय वक्र की लोच बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है, तो ये 1 के बराबर होती है, ठीक है। आयताकार परिवलय वक्र की लोच हमेशा जो है 1 के बराबर मानी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा मॉडल व्यष्टिपरक है। तो dx इक्वल टू fpx, ठीक है। तो यहाँ पे आप